जैसा कि हम लोग जेएसएससी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, इसके पहले वीडियो में हमने लीनियर अलजेब्रा का डिस्कशन किया था। आज हम इस वीडियो में ओडी के कुछ क्वेश्चंस आए थे, ओडी पे जो क्वेश्चन बने थे उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्वेश्चंस लेवल हमेशा देखिएगा, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पहले सबसे इजी वाले क्वेश्चंस कुछ देंगे, कुछ उससे मॉडरेट, कुछ एकदम टफ, है ना। तो सभी लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, क्योंकि सभी टाइप के स्टूडेंट्स बैठते हैं तो सभी लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे ही। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इजी सेक्शन से, इजी से लेकर टफ तक सारी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। हम सभी क्वेश्चन को वन बाय वन उसके सॉल्यूशन को चलिए देखते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है ऑर्डर एंड डिग्री से। बोला है कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला दिया हुआ हमें, ठीक है। आर रिस्पेक्टिवली ऑप्शन दिया वन, ऑर्डर वन, डिग्री वन, ऑर्डर वन, डिग्री टू, ठीक है, ऑर्डर टू, डिग्री टू एंड ऑर्डर टू एंड डिग्री वन। तो एक चीज़ याद रखिए कि इसका आंसर अब साफ साफ दिख रहा होगा, ऑर्डर हम लिख दिए, ऑर्डर वन होगा, डिग्री टू होगा, है ना। लेकिन ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम ले रहे हैं यहाँ से, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का कौन सा ऑर्डर मौजूद है ये हमको चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ही ऑर्डर डी एक्स डी वाई, है ना, डी जेड। तो फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर ये सेकेंड ऑर्डर होता तो हमारे पास दिखता डी टू वाई, है ना, डी टू एक्स इस तरीके से, या डी टू जेड, या फिर अगर थर्ड ऑर्डर रहता तो डी थ्री वाई, डी थ्री एक्स इस तरीके से दिखता। तो इस तरीके से एक भी नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये कौन सा ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? वन, है ना। और डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है जो भी ऑर्डर आता है उसी का जो पावर होता है ना, तो उसका जो पावर होता है वो हमारा डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी एक्स का पावर में जो है, डी एक्स डी वाई भी पावर में, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पावर ऐड हो जाएगा इसमें, और ये भी टू हो जाएगा, यहाँ से भी डी वाई भी टू, डी जेड भी टू, तो यहाँ से हमारा डिग्री क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, है ना। वैसे भी पावर हम देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो मौजूद रहता है उसी का पावर को देखते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। तो उस केस में भी आप चेक कर सकते हैं, जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद रहेगा ऐसे ही दिया जाता है, बहुत कम ही टाइम में इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है ना। ठीक है, तो डिग्री होगी आपका टू, क्योंकि डी एक्स का पावर में टू है सब में, तो डिग्री आपका यहाँ से टू हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो हमको जानना होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई सा भी फर्स्ट डिग्री का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मदद करता है कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये बताता है कि वो हमें सॉल्यूशन दे देगा, है ना, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमको पता करना है कि कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एप्लीकेबल होगा जिससे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाए, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए इसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्टनेस कैसे चेक करते हैं। तो अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो हमारा एग्जैक्ट तभी होगा जब ये कंडीशन को होल्ड करेगा, है ना। डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स। ये क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे देख रहे होंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो आपको साफ साफ इतना अच्छा से यहाँ पे लिखा हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, है ना। तो यही चीज़ आप आगे देखिए, एम का वैल्यू ये वाला हो गया, है ना, एन का वैल्यू ये हो गया। यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया पहला वाला से, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से भी एक्स वाई कॉमन ले लिए तो ये लिख सकते हैं। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन को वन बाय वन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन को उठाएंगे वन बाय एक्स वाई, फिर हम यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाई एक्स वाई। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे एम के साथ और एन के साथ, है ना। और हम लोग क्या करेंगे कि चेक कर लेंगे कि ये एग्जैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। ये जो एक्स वाई जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा ये और ये बचेगा, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे एम और एन की वैल्यू लिख दें, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से फिर हम लोग चेक करेंगे, तो डेल एम बाई डेल वाई, डेल एन बाई डेल एक्स चेक करके हम यहाँ से चेक कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि फोर एक्स वाई इक्वल टू वन, ये तो कोई बराबर होंगे नहीं आपस में, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता है ना। यही चीज़ लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड और फोर्थ चेक कर लेंगे, और आप इसमें हम थर्ड ऑप्शन चेक कर देंगे क्योंकि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इस वजह से, है ना। तो थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपका? आई एफ ये वाला वन बाई थ्री एक्स क्यू वाई क्यू, फिर एम से मल्टीप्लाई कर दिए, एन से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा एम और एन इस तरीके से मिल गया।
फिर हमने ये क्या किया, इस m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन करके हमारा ये आ गया और ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, एग्जिट हो गया। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, 1/3x³ है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आपका होमवर्क रहा ये ऑप्शन, और ये ऑप्शन खुद से चेक कीजिएगा और देखिएगा कि ∂m/∂y और ∂n/∂x आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्लैरॉट्स इक्वेशन से है। क्लैरॉट्स इक्वेशन होता क्या है, तो ये आपको सबसे पहले जानना होगा, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का आप देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। सिर्फ आपको जानना होगा कि क्लैरॉट्स इक्वेशन होता क्या है, ये मेन है। तो हमने इसको रिजल्ट में लिख दिया कि क्लैरॉट्स इक्वेशन इस टाइप का दिखता है, y = px और fp, इस तरीके से ना। p के साथ x का पावर 1 ही होना चाहिए, है ना, और fp के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए, पहले बात px + fp के फॉर्म में ना तो ये है ना तो ये है, दो ऑप्शन तो सीधा सीधी गलत हो जा रहा है ना। अभी उसके बाद इसमें देखिए ये वाला, अभी यहाँ पे p के साथ x है क्या, p भी सिंगल पावर x भी सिंगल पावर है क्या, नहीं है। तो मतलब ये थर्ड ऑप्शन भी गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। साफ साफ दिख रहा है। तो क्लैरॉट्स इक्वेशन इसका आंसर हो जाएगा 4। अब इसका कभी कभार ऐसा भी होता है, क्वेश्चन फॉर्म करके बाद इसका क्लैरॉट्स इक्वेशन दे दिया जाता है और उसको बोलते हैं सॉल्यूशन निकालने। तो क्लैरॉट्स इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो p था उसको हम c से खाली कन्वर्ट कर देते, मतलब इंटरचेंज कर देते हैं, और हमारा जो सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। तो कभी बार सॉल्यूशन ही पूछ देता है तो इसका आंसर इस तरीके से दिख जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमको सबसे पहले जानना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका सेकेंड ऑर्डर, है ना, और इसके क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी है और नॉन होमोजीनियस है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट है क्योंकि y के साथ 1 है, g2y के साथ भी 1 है, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है और नॉन होमोजीनियस है। तो इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग इसको पहले ऑपरेटर फॉर्म में लिख लिए। इसको हम लोग d2 लिख दिए, +1 है ना, y का 1 और यहाँ से cos x। पी वाई लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। 1/d² + 1 cos x कर दिए हम लोग यहाँ से। और हम लोग यहाँ से क्या कर दिए कि एक ये फॉर्म होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर से एक x मल्टीप्लाई करना होता है, ये रूल होता है, ठीक है। कोई सा भी अगर देते, यहाँ पे cos x की जगह आपको अगर क्वेश्चन में sin x बना के देता तब भी हम यही रूल अप्लाई करते और हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, सिर्फ d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, है ना, सिर्फ d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। बट 1/d जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया cos x को, तो x/2 sin x। तो इसके लिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 1/2 x sin x, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है कि इसमें क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला है, और उसके बाद हम देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें बोला है कि रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना, दिस इक्वेशन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट्स निकला है वो दे दिया गया आपको सब कुछ, है ना। और बोले जनरल सॉल्यूशन तैयार करना। ये हम जानते हैं ये क्या है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यही चीज़ हम लिख दिए, दिस इज द लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। और इसके पास जो रूट्स है वो मल्टीपल रूट्स है। मल्टीपल रूट्स किसको, जैसे 2-3 बार आया है इस वजह से मल्टीपल रूट्स, है ना। ये सिंगल है तो इसको रहने दिए। अब इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है, हम आगे हम बताएंगे। तो इसका ऑप्शन, इसको जस्ट देख के ही आंसर मार देना है, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। चलिए इसका रिजल्ट बताते कि ये कैसे कहाँ से आया, है ना। पहले सिंपल रूट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जनरल सॉल्यूशन, सिंपल रूट अगर सिंगल रूट रहे, है ना, जैसे 1 2 3 इस तरीके से रहे, तो हम लोग सिंपल ये वाला इसको हम लोग इसके जो सॉल्यूशन होंगे होमोजीनियस पार्ट का, है ना, तो सॉल्यूशन इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर होमोजीनियस रहा तो यही जनरल सॉल्यूशन बन जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर नॉन होमोजीनियस रहा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होता है, जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन में निकाले थे। और फिर अगर रूट मल्टीप्लिसिटी के टाइम हो जाए तो यहाँ पे इस तरीके से इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। और अगर कॉम्प्लेक्स रूट रहे तो हमारा किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरीके से e⁴x cos c1 cos bx, जो रियल पार्ट है इसको इसके साथ, और जो इमेजिनरी पार्ट है इसको cos bx और साइन यहाँ पे bx होगा, b छूट गया है, ठीक है, देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी जी, और उसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द कॉची आयलर इक्वेशन, है ना। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बस खाली आपको पता होना चाहिए कॉची आयलर इक्वेशन होता क्या है। तो चलिए इसके पीछे का रिजल्ट पहले जानते हैं, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो कॉची आयलर इक्वेशन का जनरल फॉर्म इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखिए सारे टर्म्स होने चाहिए पहली बात, और उसमें से
अगर x का पावर n है तो y का पावर n होना चाहिए, x के पावर n माइनस वन है तो y का मतलब ये nth डेरिवेटिव है, ये n माइनस वन डेरिवेटिव है, ठीक है ना। x घट रहा है और डेरिवेटिव भी घट रहा है, तो ऐसे कौन सा ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, यह वाला एक्स का पावर 1 है तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है। और बाकी सब में आप यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है तो ये तो चलिए ये ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया है ना। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे तो है ही नहीं, है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट को, सॉरी फोर्थ नहीं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, है ना। तो मेन आपको याद रखना है ये कॉची आयलर इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं कुछ अब थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस की ओर, जो थोड़े से मतलब टाइम टेकिंग होते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए आपको पूरा का पूरा मेथड जानना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, आपको क्या बोला है, इफ़ x एंड e टू द पावर माइनस एक्स आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, बोला कि देन बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आना चाहिए आपको, इसका फॉर्मूला आना चाहिए किस तरह से निकालेंगे, और देन बोला कि पर्टिकुलर इक्वेशन, और इसको सॉल्व करेंगे पूरा तभी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एक तो हमारे पास जब डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगा बनके तो वो वेरिएबल कोएफिशिएंट बन जाएगा। वेरिएबल कोएफिशिएंट को हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल आता है, ठीक है ना। चलिए तो हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का पहले हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं क्या है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है वाई डबल डैश पी एक्स वाई डैश क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू आर, है ना, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, तो ये क्या होगा, y इक्वल्स टू ए यू प्लस बी वी टाइप में होगा। और यहाँ पे हमको पता है जो u और v होगा वो कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। वो किसके लिए, इस होमोजेनियस पार्ट के लिए। अब किसी किसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, किसी किसी केस में नहीं भी दिया रहता है, तो निकालना पड़ता है होमोजेनियस पार्ट को सॉल्व करने के बाद, है ना। और इसके बाद a कैसे निकालना है, a को निकालने का तरीका ये वाला है, इसके लिए ये फॉर्मूला है माइनस भी आर डब्ल्यू डी एक्स और यू आर डब्ल्यू डी एक्स। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इज़ द रॉन्स्किन ऑफ यू एंड वी। रॉन्स्किन निकालने भी आना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में इकट्ठा हो जाती है, सबको निकालना जरूरी बन जाता है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमारे पास पहले बात तो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो हम किसी को भी यू और किसी को भी मान लेंगे, ठीक है। और आर हमारा निकालना होगा, आर कहाँ से मिलेगा, तो देखिए ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, इसको जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा आर निकलेगा, तो ये नीचे जाएगा यहाँ से और पावर कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से आर निकलेगा, आर बना आपका 1 प्लस एक्स। और फिर हम यहाँ से रॉन्स्किन निकालेंगे। रॉन्स्किन निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, ये जो भी हम लोग दो फंक्शन का निकाल रहे हैं तो यू भी और यू डैश भी डैश, ये फॉर्मूला होता है रॉन्स्किन किसी दो फंक्शन का। अगर तीन फंक्शन का निकाल दे तो यू भी डब्ल्यू, फिर यू डैश भी डैश डब्ल्यू डैश, फिर यहाँ से यू डबल डैश भी डबल डैश और डब्ल्यू डबल डैश, इस तरीके से तीन फंक्शन का। तो डिफरेंट फंक्शन, अगर जितना फंक्शन रहेंगे उस तरीके से हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से यू का वैल्यू पुट कर दिया, एक्स बी का वैल्यू यहाँ से हमने जो इसको माना था, ये u है ये v है, तो इसको पुट करके, और ये क्या होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, डिटर्मिनेंट निकाल ले यहाँ से, तो ये हमारा निकल गया माइनस टाइम्स एक्स प्लस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके, और फिर हमने यहाँ से क्या किया, a का वैल्यू निकाला, a आप यहाँ से देख सकते हैं a का माइनस बी आर डब्ल्यू, तो भी यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स से मैंने पुट किया, और r का वैल्यू यहाँ से 1 प्लस एक्स से वो पुट किया हमने, ठीक है ना। आर का वैल्यू यहाँ से पुट किया, फिर डब्ल्यू का वैल्यू जो आया इसको हमने यहाँ पे पुट किया, है ना। तो सबको ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बचा सिर्फ डी एक्स प्लस सी, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स प्लस सी। अब यहाँ से उसी तरीके से बी भी निकाले, बी हो गया एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, फिर हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व किया, तो ये आ गया आपका एक्स माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स सी टू, है ना। अब हम जो हमारे जनरल सॉल्यूशन में उसमें हमने ए यू बी और भी सबका वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से हमने, और इसको हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक जगह पे, एंड मतलब जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स थे उस टर्म्स को एक जगह पे सेपरेट कर लिया, और जो जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लगा तो उसको एक टर्म में। तो हम लोग जानते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन का पार्ट, विच और उसमें क्या होना चाहिए, वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रखता है। तो इसमें कौन सा पार्ट है जो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रखता है, ये वाला, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यही हो गया आपका थर्ड ऑप्शन जो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन में दिया होगा, ये रहा आपका थर्ड ऑप्शन, इसमें आपको दिया हुआ है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था और मतलब सॉल्व करने में दिक्कत होता है ना, खैर टाइम टेकिंग भी लगता है उस सब में। अब चलिए बढ़ते हैं एक और भी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, है ना।
सिर्फ आपको रिजल्ट याद रहना है तो बन जाएगा क्वेश्चन आपका। तो ये क्वेश्चन है, आपको बोला गया है y बराबर वाई वन एक्स नॉट ए नॉन सॉल्यूशन और बाय द रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन आपका कैसा दिखेगा, है ना। और ये वाई वन एक्स, ये जो जनरल सॉल्यूशन देता है वो क्या होगा, है ना, इस चारों ऑप्शन में से। तो ये मस्त एकदम रिजल्ट बेस्ड है, खाली आपको रिजल्ट पता हो तो इसके लिए सीधा सीधे ऑप्शन है इसका थर्ड ऑप्शन, है ना, वाई वन बराबर e⁻⁻⁻² pdx। ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कंप्लीट कोर्स होगा तो उसमें हम बता देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का, ऊपर से वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज़ कर लीजिए, या हमने सिंपल सा हमने क्या किया, इतना तो टाइम नहीं है मेरे पास, तो हम एग्ज़ाम पर्पज से हमने क्या किया, सारे इक्वेशंस को मतलब सारे ऑप्शंस को वन बाय वन पुटअप करके चेक कर लिया, ठीक है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, y बराबर c1y1 प्लस c2y2। और ये जो y1 और y2 होता है ये दोनों ही अलग अलग अपना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो वही सब हमने चेक कर लिया। पहले x को पुट किया तो 0 आया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को y1 को इसमें पुट कर दिया, ठीक ना। तो y1 x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 बन जाएगा, y डैश का 1 हो जाएगा और y का भी यहाँ से x हो जाएगा। तो वहीं पुट करके ये पहला तो सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन cos x जब पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और उसी तरीके से सिमिलर वे में जब हम लोग चेक करेंगे सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, तब भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ लास्ट ऑप्शन वाला ही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आप एक बार खुद से, यही होमवर्क रहा आपका, खुद से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन हमने ओडी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने दे दिया है। आप आशा करते हैं आपको सारा समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप बने रहिए, हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा, चाहे वो रियल से हो चाहे वो पीडी से हो, उनके बाकी क्वेश्चंस भी हम पीजीडी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करके आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।